सिंधिया सीधा जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख कर सकता हूं। सिंधिया जी, आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 पर। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है और डायरेक्ट है कि यह अंतरिम बजट है, लेकिन विपक्ष इस समय कह रहा है कि यह अंतरिम बजट नहीं है, यह नरेंद्र मोदी के शासन का अंतिम बजट है, क्योंकि इसके बाद मोदी सरकार नहीं आएगी और अगली सरकार कांग्रेस की होगी और वो बजट पेश करेगी। आपकी पहली टिप्पणी। आप तो देख रही हैं कि I.N.D.I.A. का क्या हाल हो रहा है। पुरानी कहावत है हिंदी में कि मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने, उनको पूर्ण स्वतंत्रता है अपने सपने देखने के लिए। जो घमंडिया गठबंधन, जिनका एक ही मकसद भ्रष्टाचार करना, अहंकार के आधार पर जनता के समक्ष पेश होना और वही सोच और विचारधारा रखना, जनता ने उनको एक दो बार सबक सिखाई है और बार बार जनता उनको सबक सिखाएगी। ये बजट प्रधानमंत्री जी का एक गवर्नेंस का बजट है जी। ये बजट प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प बजट है जो भारत को एक विकसित देश के रूप में परिवर्तित करेगा। ये एक बजट है जो भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। ये एक बजट है जो भारत को स्वतः आत्मनिर्भर बनाएगा। ये लक्ष्य हमारा है और इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प भाव के साथ पिछले 10 वर्ष कार्य किया है। न रात देखा है न दिन देखा है, केवल भारतवासी के हित को देखा है और भारत माता का हित और प्रगति देखा है जी। और उसी का नतीजा है कि आज भारत में एक क्रांति आई है। आप जहां भी देखो एक नवनीतीकरण हुआ है, एक आधुनिकीकरण हुआ है। भारत की संस्कार और संस्कृति और प्रभुता को भी आगे बढ़ाते हुए भारत को विश्व पटल पर निखारने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इससे अच्छा क्या उदाहरण है कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति आते हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ जयपुर में जाते हैं और एक कप चाय खरीदते हैं, तो प्रधानमंत्री जी वो एक कप चाय फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए अपने मोबाइल फोन से यूपीआई के द्वारा खरीदते हैं। और यही टेक्नोलॉजी भारत की आज विश्व पटल पर पहुंच चुकी है जी। भारत एक अधोसंरचना के रूप में, जो इस बजट में प्रावधान भी किया गया है, जो कांग्रेस के शासनकाल में केवल 2-3 लाख करोड़ का होता था, आज 11,11,111 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन हुआ है अधोसंरचना के लिए, जो 11% की वृद्धि है। 4 हमारे प्राथमिक हमारे सेक्टर्स हैं, महिला, गरीब, नौजवान और किसान, और चारों की वृद्धि आप पिछले 10 साल में देखो। जिन महिलाओं के बारे में इस घमंडी गठबंधन ने कभी नहीं सोचा, उन महिलाओं को 1/3 आरक्षण संसद में देने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया। जिन महिलाओं की सशक्तिकरण कभी नहीं होती थी, ट्रिपल तलाक हटाकर महिलाओं को सशक्तिकरण का लाभ दिया है। मुद्रा लोन में करीब 30 करोड़ महिलाओं को ऋण दिया गया है। वहीं आप देखो कि आशा की कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान कार्ड योजना में आज सम्मिलित किया गया है जी। उज्ज्वला योजना के तहत 10 वर्षों में आज 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला का लाभ मिल रहा है, जहां एक स्टोव महिला को दिया जा रहा है, एक गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है। तो जब हम कहते हैं कि लास्ट माइल डिलीवरी, जब हम कहते हैं कि 100% सैचुरेशन, यही मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी मतलब उनकी गारंटी को गारंटी करने की गारंटी है जी जी। लेकिन कॉर्पोरेट तो भारत अग्रसर हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है जी। और ये कहीं ना कहीं विपक्ष के पेट में पूर्ण रूप से हजम नहीं हो रहा है। मैं कॉर्पोरेट टैक्स की बात करता हूं, उसमें कटौती की गई है। क्या आपको लगता है कि ऐसे ही अगर इनकम टैक्स स्लैब्स में भी रियायत मिलती तो वाकई बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक है, उसको एक राहत मिलती और मिडिल क्लास को एक राहत मिलती? इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? टैक्स प्रपोजल्स में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है क्योंकि ये इंटरिम बजट है जी। पर इस आने वाले समय में जब तीसरी बार जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद प्रदान करेगी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आशीर्वाद प्रदान करेगी, तो उस बजट
जो जून मई में पेश किया जाएगा उसका डायरेक्शन वित्त मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। 100% सैचुरेशन महिला, युवा, गरीब और किसान के ऊपर आधारित होगा। अधोसंरचना में वृद्धि होगी। फिस्कल डेफिसिट का स्पेंड होगा तो केवल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड होगा और उसको भी हम लोग आने वाले 2 साल के अंदर पूर्ण रूप से हम लोग उसको कंट्रोल भी करेंगे। जो 5.8% डेफिसिट है, नेक्स्ट ईयर 5.1 डेफिसिट का टारगेट है और 25-26 में 4.5% डेफिसिट का टारगेट है, जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट बिल के पूर्ण नियमों के रूप पे आधारित है। जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो बजट है ये विजन लेस है और इसमें विजन जो है वो टोटली मिसिंग है। क्या आपको लगता है कि विपक्ष अक्सर सरकार कोई चीज करती है जिन तो लोगों के पास ना करता है, विजन हो, जिन लोगों के पास ना इच्छा शक्ति हो, जिन लोगों के पास केवल सत्ता का कुर्सी दिखे और उसके लोभ लालच के लिए कुछ भी कर सकें, जिनके मुख्यमंत्रियों को भ्रष्टाचार में सरेआम पकड़ा गया है, जिनको नतीजा जनता ने दे दिया राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अब उनको तो हर चीज विजनलेस ही दिखेगा क्योंकि उनकी विजन बनाने की उनकी क्षमता ही नहीं है। क्योंकि आपने मुख्यमंत्रियों की भ्रष्टाचार की बात करी तो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने और प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि पहले इन्होंने हमारी कई जगह सरकारें गिराई और अब झारखंड के अंदर भी हमारी सरकार गिराने का प्रयास हो रहा है, चंडीगढ़ में हो चुका है। क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय को लेकर? देखिए, जनता ने स्पष्ट कर दिया कि इन घमंडिया गठबंधन, ये I.N.D.I.A, जिनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी हो सत्ता हासिल करो, कुर्सी हासिल करो और अपने जेब भरो, यही एक इतिहास इन्होंने रचा है। इनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। चाहे आप 2020 के उपचुनाव मेरे राज्य में देखो, चाहे उसके बाद आप 2023 के विधानसभा चुनाव देख लो, जहां कांग्रेस कह रही थी कि 150 सीट मिलेंगी। 163 सीट जनता के आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार स्थापित हुई, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार स्थापित हुई, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार स्थापित हुई। तो यह स्पष्ट हो चुका है कि जनता के लिए संकल्पित कौन है और स्वतः के लिए संकल्पित कौन जी, है। लेकिन ये बिल्कुल आपने बात बोली, लेकिन जो विपक्ष का आरोप है वो कह रहे हैं कि ईडी के दबाव से उनकी सरकारें गिराने का प्रयास है और ईडी डोरबेल बजा रही है। अरे भाई, अगर गलत काम किया हो तो गलत काम किया हो तो उसका सजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष की परेशानी ये है और आप बार बार बोल रहे हैं I.N.D.I.A, उसमें एन तो नीतीश आपके साथ आ गए हैं। कुटुंब इसी व्यापार में लगे तो फिर क्या कह सकते हैं अमीश जी? मेरा आखिरी आपसे सवाल होगा कि लगातार कांग्रेस के बड़े नेता पार्टियों को छोड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे हैं। पहले न्याय यात्रा बंगाल पहुंची तो ममता जी छोड़ गई, फिर बिहार पहुंच रही थी तो नीतीश जी टूट गए और उससे पहले मिलिंद देओड़ा आपके पुराने साथी हैं, उन्होंने भी अब एनडीए का दामन थाम लिया है। वो शिंदे गुट के साथ, शिवसेना शिंदे के साथ शामिल हो गए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? मैं क्या कहूं कि जो घमंडिया गठबंधन अपने आप क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में हिट विकेट में अपना विश्वास रख रहा है, तो हम इसमें क्या कहें? अगर बॉलिंग साइड हो और बैटिंग साइड कॉन्स्टेंटली हिट विकेट कर रहा है तो हम क्या कहें? जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे इस बार ग्वालियर से? जैसे मैंने सदैव कहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो पार्टी का आदेश होगा उस आदेश को पालन करना मेरा धर्म है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिंधिया जी, आज इस महत्वपूर्ण दिन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।